बात आज के चैनल के कार्यक्रम दावेदारों का में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी हर रोज आपकी अदालत में ऐसे दावेदारों को पेश करता हूं जो अपने क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं और बड़ी मजबूती से नेतृत्व करते हैं और वो ये सोचते हैं कि उनका दावा इतना मजबूत है कि अगर वो विधायक बनकर आ गए तो अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए विकास की गंगा बहा देंगे। और ऐसे दावेदार आप में से कोई भी हो तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे मंच पर आएं और अपना दावा पेश करें। आज जिस शख्स को लेकर मैं आपकी अदालत में पेश हो रहा हूं वो शख्स हैं जितेंद्र सिंह नौसल। आप पुष्कर विधानसभा से और भारतीय जनता पार्टी की सीट से दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका दावा मजबूत इसलिए है कि आप बचपन से, स्कूल टाइम से छात्र राजनीति में आए और छात्र राजनीति के बाद उत्तरोत्तर, जिसे बड़े लोग कहते हैं कि राजनीति में रगड़ाई होती है, तो वो राजनीति की रगड़ाई कराते कराते कॉलेज आए, स्कूल आए, गांव की राजनीति में आए, सरपंच बने, जिला परिषद तक पहुंचे। मतलब एक लंबी यात्रा उन्होंने तय की है, इसलिए उनकी दावेदारी अब विधायक की तो बनती ही है। तो मैं जितेंद्र जी आपका स्वागत करता हूं, आप हमारे कार्यक्रम में आए और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी पब्लिक को दें कि आप किस तरह से राजनीति में आए और किस किस सफ़र को तय करते हुए आज आप इस मोड़ पर हैं कि आप अपनी दावेदारी विधायक के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले तो भाई साहब आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा मंच साझा करने को दिया। मैं बताना चाहूँगा भाई साहब, मैं 2004 से छात्र राजनीति से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ हूँ जी। मैंने पहले एबीवीपी के सहयोग से अपना कार्य किया, चुनाव भी लड़ा कॉलेज टाइम में, और उसके बाद के अंदर 2015 में मेरे ग्राम निवास ग्राम पंचायत नौसल में मेरी पत्नी, धर्मपत्नी को सरपंच का चुनाव लड़ा। हम लोग वहाँ से विजेता घोषित हुए। फिर 2020 के अंदर जिला परिषद सदस्य का चुनाव भी लड़ा और बहुत ही बड़े मार्जिन से हम लोग पहली बार उस क्षेत्र से जीत के आए। और पार्टी के जो भी कार्य हैं, कोई भी किसी भी तरह के कार्यक्रम में हमें हमेशा उनमें भाग लेता हुआ है। तो जितेंद्र जी, आपकी ये तो ही राजनीतिक सक्रियता की आपने बहुत अच्छी राजनीति के लिए भाजपा के विचार और भाजपा की विचारधारा से आप कब जुड़े, कैसे जुड़े, और आप क्या सोचते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आप जुड़े हुए हैं तो आप कितनी मजबूत नेतृत्व दे सकते हैं? भाजपा से मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ, जब से मैंने छात्र राजनीति के अंदर चुनाव लड़ा था तभी से मैं एबीवीपी का कार्य करता रहा। और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी थे, उनके भाषण मुझे नहीं, आम जनता को भी बहुत अच्छे लगते थे, उनसे ही बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और आज की तारीख में जी नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित हैं, उनके भाषणों से प्रभावित हैं, उनके कार्य से प्रभावित हैं, और हम लोग उन्हीं की तरह काम करना चाहता हूँ। जिस तरह से 24 घंटे वो कामों में लगे रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, उसी तरह से मैं भी अपने क्षेत्र के अंदर कार्य पिछले 8 साल से बराबर, जब से मुझे जनता ने मौका दिया है तब से मैं ये कार्य करता आ रहा हूँ। आप पुष्कर क्षेत्र से दावेदार हैं और पुष्कर क्षेत्र से ही पिछले 2 बार से विधायक सुरेश सिंह रावत भाजपा के सीट से ही चुनाव जीतते आए हैं। तो आप क्या ये महसूस करते हैं कि सुरेश रावत के सामने आपकी दावेदारी अलग किस्म से है, या आप कैसे सोचते हैं अपनी दावेदारी को? देखिए भाई साहब, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, मैं आपको एक पहली बात तो ये बताऊँ कि पुष्कर विधानसभा है 2 भागों में बटी हुई है जी, पुष्कर और रूपनगढ़ जी। मैं रूपनगढ़ तहसील का निवासी हूं और आप मानेंगे कि पिछले कई सालों से, या आप कहिए कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने उस क्षेत्र को कभी भी नेतृत्व नहीं मिला। सुरेश जी मेरे मित्र भी हैं और हमारे नेता भी हैं, पिछले 10 साल से एमएलए भी हैं। उन्होंने उनके जितना बस में था उन्होंने अपना कार्य किया, पर मेरी सोच ये है कि जो विकास हकीकत में होना चाहिए था वो विकास अभी तक पुष्कर का और पुष्कर पूरी विधानसभा का, खासकर मेरे क्षेत्र का रूपनगढ़ का, नहीं हुआ जी। तो विकास अगर आपका नहीं हुआ और आपके विकास का सपना है तो 2 भागों में बटा हुआ पुष्कर, चलिए मैं 2 सवाल आपसे पूछूंगा। पहला मेरा सवाल यह है कि आपका रूपनगढ़ का विकास नहीं हो पाया, तो आप अगर विधायक बन गए तो रूपनगढ़ को किस रूप में, किन किन कमियों से, किन किन समस्याओं से जूझ रहा है आपका शहर, आपका विधानसभा क्षेत्र, उसमें क्या क्या करना चाहेंगे आप वो बताएं पहले तो रूपनगढ़, फिर मैं रूपनगढ़ से आता हूँ। वैसे मैं रूपनगढ़ की बात करता हूँ तो आज तक ये देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी इतना विकास करा रहे हैं, इतना फंड दे रहे हैं सरकारों को, हर तरह से विकास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मेरे क्षेत्र के अंदर, रूपनगढ़ के अंदर, ये आप ये देखिए रोडों की खस्ता हाल हो रखी है। आज इस समय के अंदर भी 1.5-1.5, 2-2 फीट के खड्डे हैं, लोगों का आना जाना दुश्वार हो रखा है। उसके बाद में आप ये परिवहन को ले लीजिए, सरकारी बसें चलती नहीं,
पिछले 6-7 साल से सरकारी बसें बंद है, लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हुई है। जहाँ लोगों को पूरे हर समय पर जल की अवस्था होती है, पानी की अवस्था होती है, उस समय महीने महीने भर से गाँवों के अंदर पानी आ रहा है। ओहो। रूपनगढ़ कस्बे के अंदर 15 दिन से पानी आता है। लोग इतने ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं कि वो अपनी शिकायत कहे या पीड़ा कहे, वो कहीं सुना नहीं सकते, और उनका सुनने वाला कोई तैयार नहीं है। अधिकारी आज की तारीख में सुनते नहीं है। तो मेरी तो एक ही है कि सबसे पहले अगर कोई विकास कराना मैं चाहता हूं तो मेरे क्षेत्र का विकास हो, रूपनगढ़ का पहले विकास हो, कि भाई वहाँ की रोडों की खस्ता हाल जो और की अच्छी रोडें बने, वहाँ पे जल की व्यवस्था तरीके से हो। हाँ, आप ये मूलभूत जो ज़रूरतें हैं आदमी की, नागरिकों की, वो तो मैं समझता हूँ कि पुष्कर में भी आप चले जाएंगे तो वही हाल है, रूपनगढ़ में आप चले गए वो ज़्यादा बदतर स्थिति में है। और जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं तो मुझे तो ये लगता है कि आप गांव में मतलब रूपनगढ़ का क्षेत्र जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि रूपनगढ़ अभी भी आज़ादी के उस रोशनी को जो जिसमें 75 साल के बाद जो रोशनी होनी चाहिए वो धूप अभी रूपनगढ़ को महसूस नहीं हो रही। जबकि रूपनगढ़ में तो बहुत सारे बांध भी बताए जाते हैं, उन बांधों का विकास हो तो भी मेरे ख्याल से पानी की समस्या सोल्व हो सकती है। मैं सही हूँ या गलत हूँ? नहीं भाई साहब, आप बिल्कुल सही हैं, 100% आप सत्य कह रहे हैं। मैंने ये बात पुष्कर 2 भागों में बटा हुआ है, वो इसीलिए कहा है क्योंकि आप ये देखिए, कम से कम रूपनगढ़ उपखंड तहसील में आप मान के चलिए 52 पंचायतें हैं पुष्कर विधानसभा में जी, जिसके अंदर से 23 पंचायतें रूपनगढ़ के आसपास की जी। 1 लाख से 1,10,000 के आसपास के वोटर हैं जी। और वो आज तक इन जो मूलभूत की जो सुविधाएं हैं उनसे आज तक वंचित हैं। मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहता, मैं किसी भी नेता पे दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं। मेरा तो बस, मैं जब उन लोगों को देखता हूं, उनकी समस्याएं सुनता हूं, तब मुझे लगता है कि नहीं, आज के समय में भी जब भारत आगे बढ़ रहा है, विश्व में अपना नाम कर रहा है, उस समय मेरा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ क्यों जी? इस क्यों का एक ही जवाब आता है, क्योंकि इतने सालों के अंदर भी रूपनगढ़ को एक अच्छा नेतृत्व नहीं मिला जी। अगर अच्छा नेतृत्व मिलता वहां पे तो ये जो छोटी मोटी जो समस्याएं, इनको ये वाकई में बहुत ही छोटी समस्याएं हैं, पर जो नेता आते हैं वो सिर्फ वोटों पे ध्यान देते हैं, उनको दूसरी समस्याओं से कोई वास्ता नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। तो एक दावे में तो यह है कि आप 2 भागों में बटे हुए पुष्कर को पहली प्राथमिकता में, जैसे आपको 5 साल मिलते हैं तो 5 साल में आप 1-2 साल तो पहले तो अपने रूपनगढ़ पर लगाएंगे कि रूपनगढ़ का विकास हो, और उसके बाद में फिर साथ साथ साइमल्टेनियसली पुष्कर भी चलेगा, क्योंकि विधायक तो आप सारे विधानसभा क्षेत्र के। मैं देखिए भाई साहब, पुष्कर का मैं मूल निवासी, मेरा गाँव मूल निवासी हूँ मैं उस क्षेत्र का, पर मेरा कर्म क्षेत्र पुष्कर ही रहा है जी। यहाँ सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए भी आता है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ रूपनगढ़ क्षेत्र का ही विकास होना चाहिए, पूरी पुष्कर विधानसभा का विकास होना चाहिए। पर आपको यहाँ पता है कि यहाँ नगर पालिका है, वो अपने कार्य कर रही है, उनकी तरफ से जितना फंड आता है वो विकास का भी हो रहा है और वो लोग काम भी कर रहे हैं। पर कम से कम ये है कि जो वंचित क्षेत्र है, कम से कम वहाँ तो विकास हो, लोगों का तो विकास हो, अच्छी शिक्षा का हो, जल का हो, रोडों का हो, स्वास्थ्य का हो, कम से कम लोगों को पूछे तो सही जी। अब आपके पुष्कर का भी विकास तो मैं समझता हूँ कि पुष्कर कहने को ब्रह्मा नगरी है और इतनी आध्यात्मिक नगरी है, इतनी जिसे कहते हैं मान्यताएं है, उसकी धार्मिक मान्यताएं हैं, और भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल होने के दोनों, मतलब विधायक भी वहाँ है, नगर पालिका का जो बोर्ड है वो भी भाजपा का है। ऐसे में तो पुष्कर का विकास बहुत तेजी से होना चाहिए था। और आपका तो ताजुब होगा कि पुष्कर का जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो ही अभी सरकारी आरक्षण उसमें है, नियंत्रण में है, सरकार का नियंत्रण है। पिछले 7 साल से वहाँ कोई मेहनत की गद्दी ही नहीं है। तो आप मतलब क्या ये पुष्कर का विकास किस तरह से, फिर भारतीय जनता पार्टी के होते हुए ऐसा हो रहा है? मैं वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कुछ नहीं कहता था, मैं एक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। पर जब नेतृत्व मिलता है, हो सकता है कोई नेतृत्व की ही कमी हो जी। जब ब्रह्मा जी आज सरकारी हाथों में जी, सीवरेज की जो समस्या पिछले कई सालों से चलती आ रही है जी, वो तस की तस है, उसका अभी तक कोई काम नहीं हो पा रहा है। पुष्कर के अंदर आप ये देखिए कि वहाँ जो पंडित हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं जी, जो सरोवर पर पूजा के माध्यम से, जो याचना के माध्यम से वहाँ पे जो उस पर निर्भर है, उन लोगों का भी विकास नहीं हो पा रहा। कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं तो आप स्थान का विकास कराने के साथ साथ में मेरा तो एक ही निवेदन है, कोई भी आए,
कम से कम लोगों का भी विकास होना चाहिए। कम से कम जो पुष्कर के तीर्थ पुरोहित हैं, जो सरोवर पर निर्भर हैं, उन लोगों को भी रोजगार मिलने चाहिए। उनको मिलने चाहिए, लेकिन उनको तो मिल नहीं रहे। भूमाफियाओं को तो बहुत रोजगार मिले हुए हैं। पुष्कर का सारा क्षेत्र जो है पूरे देश के लिए एक ऐसा माफिया ऐसे आ रहे हैं, दलाल घूम रहे हैं जगह जगह। 2 बीघा जमीन, 5 बीघा, 200 बीघा, सारी ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं। और उसके अंदर मतलब राजनेता भी लगे हुए हैं उस काम के अंदर, सारे लोग लगे हुए हैं। आप पुष्कर का विधानसभा क्षेत्र आप तो देखते हैं, कैचमेंट एरिया जो पुष्कर का है, उसके अंदर जो कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, उसके घाटों पर जो वो बने हुए हैं लोग बाग। और आप ये देखिए, अभी थोड़ा सा पानी आया, पानी में जब वो डूबा, वो मकान जो डूबे, उन मकान में क्या कोई गंदगी नहीं होगी, या गंदगी विसर्जित करने की कोई जगह नहीं होगी? वो भी होगा। और वो सारा का सारा डूबा हुआ है, इसका मतलब तो पानी आपका जो आ रहा है वो गंदा ही आ रहा है। गंदा। तो आप अगर विधायक बन गए तो क्या करेंगे आप इस तरीके से? देखिए भाई साहब, मेरा सिर्फ एक ही है कि इस बार जनता को एक साफ नीयत का, अच्छी सोच का नेतृत्व के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे दिमाग में, मेरे मन में विकास, पुष्कर के विकास के लिए कई चीज़ें हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं पूरे 5 साल उन्हीं कामों को करने में रुचि लूँगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है आपकी, आप रुचि लेंगे। और एक अच्छी बात ये भी है कि आपके लिए कि जातिवाद का जो जहर पिछले दिनों में खूब रगों में घूम गया पुष्कर की में, तो आप उस जातिवाद के जहर को के लिए कहीं क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? नहीं, बस मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और जो जातिवाद जो सोच है, मैं उसमें कभी विश्वास नहीं करता हूँ। मैं आज भी नहीं कह रहा हूँ कि मुझे जाति के हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ, या मैं अपनी जाति के हिसाब से ही मुझे टिकट की मैं मांग कर रहा हूँ। मैं पूरे 36 कौम को लेके, मेरे क्षेत्र को लेके इस बार दावेदारी पेश कर रहा हूँ। हाँ, तो ये क्षेत्र की जो दावेदारी है, देखिए निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं जितेंद्र जी कि ऐसे सोच का व्यक्ति जो अपनी जात के लिए, अपनी पात के लिए, अपने धर्म और अपना वो मज़हब और अपना संप्रदाय, उसके लिए अगर कोई आगे आना चाहता राजनीति में, तो उसके लिए आज़ादी के 75 साल बाद मेरे ख्याल से जनता इतनी सावधान, पढ़ी लिखी, सजग, सावधान है कि वो आने भी नहीं देगी। ऐसे ही लोग आएंगे राजनीति में अब, जो बहुत दे लिया धोखा यार। 75 साल तक एक के बाद एक, 5 साल एक आदमी धोखा देता है, 10 साल दूसरा देता है, 15 साल के तीसरा दे देता है, 20 साल को मतलब धोखे के अंदर जनता को रखा जा रहा है, अंधेरे में रखा जा रहा है और अंधेरे में धकेला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप जैसा अगर व्यक्ति राजनीति में आता है तो निश्चित रूप से ये राजनीति के लिए भी अच्छा है, आपका पुष्कर क्षेत्र के लिए भी अच्छा है, और आपको नेतृत्व मिलना चाहिए। आपके जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग और जो इस तरीके के विचारशील लोग हैं, जब तक वो राजनीति में नहीं आएंगे और वो ये सोच के बैठ जाएंगे कि यार राजनीति तो बदमाशों का खेल है, हमारा नहीं है, तो निश्चित रूप से ये राजनीति का नुकसान होगा। आप राजनीति में आना चाहते हैं, शुचिता के साथ आना चाहते हैं, आपका परिवार राजनीति का रहा है, आप जातिवाद का कहीं कोई नेतृत्व नहीं करते, ये एक अच्छी बात है। आपका दावा बहुत मजबूत है, और मैं ये कामना करता हूँ कि आप यदि नेतृत्व लें, आपको टिकट मिले और भारतीय जनता पार्टी आपको चुनाव जिताने के लिए भेजे और आप चुनाव जीतेंगे, तो मेरी कामना है। और कोई बात अगर आप जनता को कहना चाहते हैं तो ये मंच हाजिर है। मैं भाई साहब एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं जब से इस राजनीति में आया हूँ तो 5 साल में सरपंचाई के दौरान भी मैंने अन्य कार्य मेरे गांव के अंदर भी करे, और उसके बाद में जिला परिषद सदस्य जब मेरी धर्मपत्नी बनी, उसके बाद में आज सोचिए भाई साहब के पिछले 3 साल से रूपनगढ़ क्षेत्र के अंदर जिला परिषद सदस्य का कार्यालय खुला हुआ है। वहाँ आप 24 घंटे वहाँ आपको एक आदमी उपलब्ध मिलेगा जी। जब भी मैं वहाँ रहता हूँ, मैं खुद वहाँ बैठा रहता हूँ, और जिला परिषद सदस्य होते हुए भी मैंने अपने क्षेत्र के अंदर कम से कम 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य वहाँ कराए। बहुत अच्छी बात है। और कोई एक गांव को या पर्टिकुलर एक क्षेत्र को लेके काम नहीं कराए। मेरी जितनी भी ग्राम पंचायतें आती है मेरे क्षेत्र के अंदर, मैंने पूरा हर एक पंचायत के अंदर काम कराने का काम किया हुआ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और दूसरी ये बात कि जब से मैं सक्रिय हुआ हूँ, मैं पिछले 2008 से पुष्कर के अंदर मेरा व्यापार भी मैं यहीं से कर रहा हूँ। और एक बात और बताना चाहूँगा कि सुरेश जी हमारे एमएलए हैं। सुरेश जी के बाद में मैं मात्र पहला व्यक्ति रहूँगा जो रूपनगढ़ से लेके पुष्कर तक दोनों क्षेत्रों के अंदर लोगों से जुड़ा हुआ हूँ जी।
अच्छी बात है। और अच्छा तालमेल है, हर समाज के लोगों से मैं मिलता हूँ, लोगों से चर्चाएं भी करता रहता हूँ, आगे बढ़ने की बातें भी करते रहते हैं उनसे। जी, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये हैं जितेंद्र सिंह जी नौसल, जिन्होंने अपना दावा आपकी अदालत में पेश किया। आपको ये दावा पसंद आया होगा, मजबूत भी लगा होगा, और आपको लगा होगा कि हाँ, एक कोई नई बात कहने वाला एक कोई नेता भी हमारी अदालत में आया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जितेंद्र जी को अपना आशीर्वाद दें और कामना करें कि वो नेतृत्व आपको दें, सौंपें। और मैं राजनीतिक पार्टियों से भी ये उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनको अपना उम्मीदवार बनाए और एक ऐसे संपन्न और सुरुचिपूर्ण व्यक्ति को आपका पुष्कर का दावा और पुष्कर का नेतृत्व सौंपे। आज की मुलाकात इतनी। आपको फिर एक बार धन्यवाद। आप आए, आपने दावा पेश किया। कल फिर एक बार किसी नए दावेदार के साथ आपकी अदालत में पेश होऊंगा। धन्यवाद।